नमस्कार, बाजार अगले हफ्ते में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। इस खास शो के जरिए हम आपको बताते हैं हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन का यानी आज का क्या एक्शन है, ये हम आपको बताएंगे और साथ ही अगले हफ्ते के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, अगले हफ्ते के लिए आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, इस पर हम बातचीत करेंगे। और अगले हफ्ते की तैयारी कराने के लिए और साथ ही मार्केट के आज के एक्शन को समझाने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। साथ ही हमारे साथ सेक्टर्स और शेयरों पर अपनी राय देने के लिए HDFC सिक्योरिटीज़ के VK शर्मा साहब हैं और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम तैयार है, जिसमें हम आशीष से जानेंगे कि सेक्टर का पूरा अपडेट क्या है, पूजा से जानेंगे कि RBI गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन सी अहम बातें कही हैं। इसके अलावा सीमेंट शेयरों में तेजी क्यों है, ये मानसी हमें बताएंगी। देवांशी बताएंगी कि रियल एस्टेट में आखिर जो तेजी का माहौल बना है इसके पीछे बड़ी वजह है क्या। और संदीप बताएंगे कि जी बिजनेस की एक ऐसी मुहिम के बारे में संदीप से हम जानेंगे जिसका अब सेबी ने भी बड़ा संज्ञान लिया है। चलिए ये सब चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि आज पूरे दिन शेयर मार्केट में किस तरह का कामकाज रहा है। तो बाजार की बात करें तो बाजार में 24 मार्च के बाद यानी आप कह सकते हैं कि भारत में लॉकडाउन के ऐलान के बाद शानदार क्लोजिंग आज देखने को मिली है और करीब एक महीने के ऊपरी स्तर पर बाजार जाकर बंद हुआ है। निफ्टी और सेंसेक्स में 3% तक का उछाल आज देखने को मिला है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में 1280 अंकों की जबरदस्त तेजी आज हमने देखी है। इसके अलावा बैंक, फाइनेंशियल, ऑटो और रियल्टी शेयरों में चौतरफा बाइंग का माहौल आज के कारोबार में दिखा है। चलिए अब आपको ये बड़ा बताते हैं कि आज के कारोबार में विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FIIs और घरेलू संस्थागत निवेशक यानी DIIs ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है, यह आंकड़ा जरा आप देखिए। और FIIs की बात करें तो विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 1392 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 534 करोड़ रुपए की बाइंग की है, खरीदारी की है। और चलिए अब वक्त है ये जानने का कि आज के बाजार में जो एक्शन हमने देखा है उस एक्शन पर एडिटर्स टेक है क्या। और ये बताने के लिए हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जुड़े हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आज मार्केट खुलने के ठीक एक घंटे के बाद RBI गवर्नर सामने आए, उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। एक कह सकते हैं कि आर्थिक राहत के तौर पर कुछ बड़े ऐलान हुए हैं RBI की तरफ से। तो RBI से जो राहत बाजार को मिली है, खास करके NBFCs को, क्या वो काफी है, क्या उसे आप काफी मानते हैं और बाजार ने इस पर किस तरह से रिएक्ट किया है? जैसे कि उम्मीद थी RBI गवर्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उन्होंने मीडिया को जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी एक्शन लिए, वो उम्मीद के मुताबिक रहे। और जब उम्मीद के मुताबिक रहे तो बाजारों में हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आई उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, क्योंकि वो पिछली बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस लोगों को याद थी जब एकदम से तेज प्रॉफिट बुकिंग आई, जबकि पिछली बार तो अनाउंसमेंट बहुत बढ़िया और बहुत बेहतर थे। लेकिन इस वक्त बाजारों का अंडरटोन थोड़ा बदल चुका है, मजबूती का है, तेजी का है। तो गवर्नर साहब के बोलने के बाद हल्की प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई, लेकिन उसके बाद बाजार जो भागे हैं पूछे मत, बहुत ही शानदार तेजी के साथ और बहुत ही बेहतरीन लेवल्स पर बंद होते हुए दिखे हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या है, सबसे बढ़िया बात जो तेजी बनती हुई दिखी वो बैंक्स और NBFCs में आती हुई दिखी है। यानी कि जहां सबसे ज्यादा डर है वहीं पर RBI गवर्नर साहब ने कॉन्फिडेंस देने का काम किया है। उन्होंने ये कहा है कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, NBFCs को लोन मुहैया करवाया जाएगा और भी जहां जहां जरूरत है लिक्विडिटी की वो दी जाएगी। रिवर्स रेपो रेट उन्होंने 1/4% घटाई है। तो कुल मिलाकर गवर्नर साहब की तरफ से जो कुछ भी ऐलान हुए वो बाजार को पसंद आने वाले रहे, पॉजिटिव रहे। और उसके साथ ही बाकी कारण तो थे ही, ग्लोबल मार्केट्स मजबूत, डाउ फ्यूचर्स ऊपर, रुपया मजबूत, मोमेंटम स्ट्रांग, सब कुछ तो ठीक है, तो फिर बाजारों का बढ़ना लाजमी था। तो दिन के उच्चतम स्तरों पर जाकर बाजार बंद हुए। तो एक बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन रहा। हफ्ते का आखिरी दिन जो रहा उस लिहाज से भी ये क्लोजिंग बहुत ही बेहतरीन रही है। शुक्रवार की क्लोजिंग
बाजार के लिए हमेशा काम की होती है। हफ्ते के आखिरी दिन की क्लोजिंग अगर आपको कुछ अहम लेवल के ऊपर मिले तो वो बहुत बढ़िया है। उस लिहाज से भी बाजारों का प्रदर्शन शानदार रहा। तो बहुत ही शानदार सत्र रहा आज का मार्केट का, और जो बात अनिल जी ने कही कि एक बहुत ही बेहतरीन क्लोजिंग आज मार्केट की हुई है। लेकिन अब सवाल यह है कि इस बेहतरीन ट्रेडिंग में कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिसने बड़ी भूमिका निभाई है, और ये बताने के लिए हमारे साथ आशीष जुड़े हैं। आशीष, आप बताइए कि खबरों के दम पर आज कौन कौन से ऐसे सेक्टर रहे जिसने बाजार की इस तेजी में मोटे तौर पर पार्टिसिपेट किया है। देखिए, बाजार में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है और बाकायदा पूरे दिन अगर आप देखें तो इंडेक्स अपनी बढ़त कायम रखने में सफल रहा। और आज तेजी में पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा लार्ज कैप दिग्गज स्टॉक, जैसे आप मिसाल के तौर पर दिग्गज ऑटो स्टॉक्स देख लीजिए, बैंकिंग स्टॉक्स देख लीजिए, वहां से बाजार में एक पार्टिसिपेशन आते हुए दिखा। वॉलेटिलिटी का सूचकांक विक्स, इसकी बात अगर आप करें तो लगातार चिंताएं कम होती जा रही हैं। विक्स फिलहाल आज देखिए करीब 8% गिरा, 42-43 के स्तर पर आ चुका है इंडिया विक्स देखिए। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की अगर आप बात करें तो भरपूर था बाजार में। और सबसे पहले अगर आप देखें तो बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ से काफी बढ़िया पार्टिसिपेशन और परफॉर्मेंस देखने को मिला। निफ्टी बैंक में भी आज काफी बढ़िया तेजी देखने को मिली, शॉर्ट कवरिंग के साथ कुछ फ्रेश लॉन्ग्स भी क्रिएट हुए हैं। बैंकिंग स्टॉक्स पर अगर आप नजर डालें तो आज का स्टार परफॉर्मर था एक्सिस बैंक, या फिर आप ये कह लीजिए कि आप जितने ही निजी सेक्टर के बैंक है, निजी क्षेत्र के बैंक है, वहां पर काफी बढ़िया तेजी देखने को मिली। बंधन बैंक है, फेडरल बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, काफी बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिली। एनबीएफसी स्टॉक्स देखिए लगातार 2 दिन से काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहे, काफी बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। इक्विटास, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, उज्जीवन, चोला फाइनेंस, यहाँ पर अच्छी खरीदारी देखने को मिली। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिग्गज ऑटो स्टॉक से भी आज बाजार को काफी ज्यादा सहारा देखने को मिला, कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा था तेजी में। अब भारत फोर्ज काफी बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिली। आयशर मोटर्स, मारुति, टीवीएस मोटर्स में भी खरीदारी का ही रुझान देखने को मिला। लेकिन एफएमसीजी पैक को अगर आप देखें तो लगातार 3 दिन से थोड़ी सी वीकनेस यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले कई हफ्तों में अगर देखें तो एफएमसीजी स्टॉक्स ने बाजार को आउट परफॉर्म किया था, लेकिन अब ऊपरी स्तरों से एफएमसीजी स्टॉक्स में बिकवाली देखने को मिल रही है। और आज के सत्र में अगर आप देखें तो डाबर, नेस्ले, इमामी और गोदरेज कंज्यूमर्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो गिरावट के साथ बंद हुए। और फार्मा स्टॉक्स भी देखा था हमने कि पिछले हफ्ते एक स्टार परफॉर्मर था सेक्टर के हिसाब से, अगर आप देखें काफी बढ़िया तेजी देखने को मिली थी। लेकिन इस हफ्ते कहीं ना कहीं जो बड़े दिग्गज फार्मा स्टॉक्स हैं वहां पर ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली देखने को मिली। कैडिला, डेविस लैब, एफडीसी और ग्लेनमार्क के कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो गिरावट के साथ बंद हुए। ओके, तो ये है खबरों के दम पर आज कहां कहां पर एक्शन दिखा है, ये आपको आशीष ने बताया। लेकिन अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान वीके शर्मा जी का, एचडीएफसी सिक्योरिटीज के। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है। और शर्मा जी से हम जानेंगे कि आज के बाजार में जो एक्शन हमने देखा है उसके पीछे क्या वजह है, साथ ही अगले हफ्ते के लिए ट्रेड क्या होगा, पोजिशनर और लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपको कहां पर नजर रखनी चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर शर्मा जी से हमारी बातचीत होगी। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यही कि आज की तेजी पर, आज जो मार्केट में हमने एक्शन देखा है हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, आज की तेजी पर आपकी राय क्या है? क्या ये तेजी आपको कंटिन्यू होती हुई दिख रही है? बिल्कुल होती हुई दिख रही है, और ये बिल्कुल जो हमारे पहले व्यू रहे हैं उसी के अनुसार है। 7511 जिस दिन लेवल छुआ था उसी दिन आपके चैनल पे था, हमने कहा था भी ये बहुत ही अच्छा समय है लेने का, और मार्केट यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफ़ी अच्छी है। जितने भी शोज में आप क्या है यही बोला है। और अब मेरे ख्याल से जो चिंता लोगों को ये है, क्योंकि यहाँ पे हमने बढ़ाया लॉकडाउन, तो लोग कह रहे हैं कि ये तो ज़्यादा लॉकडाउन बढ़ गया, अब उसकी वजह से मार्केट इतना और ज़्यादा नुकसान होगा। समझने वाली बात यह है कि मार्केट पहले ही 2 महीने के नुकसान से ज़्यादा तो भरपाई पहले ही कर चुका है। 27% हमारा मार्केट ऊपर से नीचे है, तो ये बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ है। अगर 2 महीने का पूरा लॉकडाउन गिने, जो अभी पौने 2 महीने ही है, उसको भी अगर अपन 2 महीने गिनेंगे तो भी वो आपका महज 15-16% ही मार्केट गिरना चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा गिर चुका है। ऊपर से पहले हमेशा बोलता आया हूँ कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं, देश हैं, हमारे रिजर्व बैंक है, हमारी गवर्नमेंट है, अमेरिका की गवर्नमेंट, अमेरिका का फेडरल रिजर्व, ये सब पहले के अनुपात में बहुत ज़्यादा रकम दे रहे हैं। और ये जिस तेज़ी से मार्केट हमारा गिरा था उसी तेज़ी से बढ़ने की आशा हमें है। डेटा खराब आएगा, ध्यान रखिए, डेटा खराब आएगा, लेकिन वो डेटा ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। आप खराब डेटा की वजह से किसी प्रकार की या खराब रिजल्ट की वजह से शेयर्स को बेचना नहीं।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात शर्मा जी ने कही है कि मार्केट में अब तेजी की शुरुआत हो रही है और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आगे कुछ डेटा खराब आएंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि हालात अभी बहुत ठीक नहीं है, लेकिन उन डेटास को, उन आंकड़ों को मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया है और उतनी गिरावट बाजार में आ चुकी है। तो अब शर्मा जी मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि अगर आप बाजार को लेकर इतनी ज्यादा उम्मीद है आपको, तो सोमवार के लिए इंट्राडे ट्रेड कहां पर लेना ठीक रहेगा? जी, अच्छी बात की आपने। तो इंट्राडे ट्रेड में मारुति आज का एक अच्छा प्लेयर था, वही ट्रेड आप सोमवार को भी कर सकते हैं। तो 5,507 पे क्लोज हुआ, स्टॉप लॉस रखिए 5,430 और इसका टारगेट है 5,850 जो आपको देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस जरूर रखिए और ये कीजिए। लगे हाथों मृत्युंजय, मैं एक पोजिशनल ट्रेड भी बता दूं। तो वो पोजिशनल ट्रेड है, मैं बिल्कुल सर बताइए। बिल्कुल जी, चोला फाइनेंस में पोजिशनल ट्रेड दे रहा हूं और वो है आप 177 रुपए 40 पैसे पे आप लीजिए। स्टॉप लॉस रखिए 168 का और 202 रुपए का टारगेट, यानी कि यहाँ से करीब 14% ऊपर आप ये देख पाएंगे। तो वो अपनी मारुति के अंदर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है फ्लैग का, और यहाँ पे इन्वेस्ट हेड एंड शोल्डर्स बना है। तो दोनों ही अच्छे, काफी बहुत ही अच्छे टेक्निकल पैटर्न्स हैं और दोनों ही स्टॉक्स में आपको हफ्ते में और एक दिन के अंदर गेन्स काफी अच्छे हो सकते हैं। ओके, तो आपने इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेड यहां पर बता दिया है। जब ये दो ट्रेड सर आपने बता ही दिया है, तो लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड के लिए क्यों वेट कराना? लंबे समय के लिए भी सर आप जरा बता दें कि अगर किन्हीं को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, निवेश करना है, तब कौन सा शेयर चुनना चाहिए? जी, जो लंबी अवधि के लिए ऑब्वियसली मैंने फाइनेंशियल्स में से ही चुना है, और क्योंकि हमारे सबके जो टारगेट है बैंकों के वो करीब करीब पूरे हो चुके हैं, तो उनमें से मैं नहीं दे पा रहा हूँ, बिकॉज जो हमारी रिपोर्ट है टारगेट ऊपर हो वही दे सकता हूँ। तो उनमें से एक जो फाइनेंशियल सर्विसेज में जो एक स्टॉक समझ में आता है वो है निपन, यानी कि नाम इंडिया, NAM इंडिया। तो ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ये रिटेल सेगमेंट में, रिटेल तबके का जो पैसा है वहाँ पे इसकी जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है। ऑल्दो ये चौथे नंबर पे है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के रैंकिंग में, लेकिन जो रिटेल जो अनुपात है वो इसका सबसे ज़्यादा है 27%, जबकि एवरेज है इंडस्ट्री का करीब 20%। तो ये अच्छा खासा प्लेस्ड है और इसके जो SIPs हैं वो काफ़ी अच्छे चलते हैं और इसकी जो एवरेज SIP है वो करीब 5 साल की है, यानी कि जो है धुरंधर क्लाइंट्स वो लगातार अच्छे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ऐसे माहौल के अंदर जब हमारी SIP लगातार बढ़ रही है तो ये कंपनी अच्छा करेगी। कितना अच्छा कर सकती है? 5% का रेवेन्यू ग्रोथ मैं समझता हूं कि अगले आने वाले 2 साल के अंदर ये दे सकती है कंपनी, और नेट प्रॉफिट लेवल के ऊपर करीब 20% का ग्रोथ आप देख पाएंगे। तो करीब ही जो स्टॉक अभी कोट होता है, इस वक्त भाव है इसका 294 और 265 रुपए तक आप इसको एवरेज करें, और आप बीच का भी एवरेज आपको मिलता है, तो करीब वहां से लेके ऊपर का जो लेवल है वो आप पहुंचेंगे, करीब 25% आपको रिटर्न्स यहाँ से मिल पाएंगे, जो करीब आपका लेवल है 349 का। तो ये एक लेवल, इससे ऊपर भी पहले मार्केट जा चुका है। तो ये जो लेवल है, ऑल्दो मैं 6-7 महीने की बात कर रहा हूँ, आप पहले ही आप देखने को मिल सकता है। और मृत्युंजय लगे हाथों, तो इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म, ये तीनों जी, तो ये तीनों शेयर आपको बता दिए गए हैं। लेकिन शर्मा जी आगे हमें ये भी बताएंगे कि अलग अलग सेक्टर पर आपको किस तरह से नजर रखनी है और कौन से ऐसे सेक्टर होंगे जहां पर आपको ज्यादा एक्शन दिखेगा। ये भी बहुत ही दिलचस्प, आगे हम आपको रिपोर्ट भी बताने वाले हैं और उस पर राय भी होगी शर्मा जी की। ठीक है, चलिए, तो ये 3 चीजें। लेकिन RBI गवर्नर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बड़े ऐलान किए हैं और इकोनॉमी और इंडस्ट्री के लिए ये कितना ज्यादा फायदेमंद होगा, ये बताने के लिए हमारे साथ पूजा जुड़ी हुई हैं। पूजा, बताइए। जी, RBI की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बड़ी घोषणाएं हुई हैं वो हम आपको बता देते हैं। एक तो लिक्विडिटी को लेकर जो घोषणा हुई है उसमें TLTRO 2.0 की अतिरिक्त घोषणा की गई है, जिसमें कि 50,000 करोड़ की नकदी डाली जाएगी सिस्टम में, और इसके अलावा उसका जो 50% है वो छोटे मझोले NBFCs को देंगे और 1 महीने के अंदर उन्हें ये निवेश करना होगा। इसके अलावा 50,000 करोड़ की रिफाइनेंसिंग फैसिलिटी भी दे दी गई है, जिसमें कि नाबार्ड, सिडबी और NHB को 50,000 करोड़ दिए जाएंगे, जिससे कि वो आगे NBFCs को और बैंकों को सपोर्ट करें। इसके अलावा जो बड़ी घोषणा हुई वो थी कि रिवर्स रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है।
एनपीए मैनेजमेंट के लिए काफ़ी सारी घोषणा की और इसमें 1 मार्च से 31 मई के मॉनिटोरियम में एनपीए के लिए 90 दिनों का जो रूल है वो यहाँ पर लागू नहीं होगा। तो यहाँ पर एक राहत दी गई है, लेकिन उसके सामने वो जो अकाउंट जो भी खाते होंगे उसके सामने बैंकों को 10% की अतिरिक्त प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। ये रूल एनबीएफसीज के लिए भी लागू है। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में जो भी एनबीएफसीज का एक्सपोजर है, अगर प्रमोटर दिक्कतों के अलावा अन्य कारणों से प्रोजेक्ट में डिले होता है तो कर्ज की जो अवधि है वो 1 साल के लिए बढ़ा दी जा सकती है। और अन्य घोषणाओं की बात करें तो सरकार बाजार से जो उधार उठाती है, जिसको कि WMA कहते हैं, यानी कि वेज एंड मीन्स एडवांसेस कहते हैं, उसमें 60% की बढ़ोतरी की है। और बैंक FY20 के लिए डिविडेंड का ऐलान अब नहीं कर सकते, अगली घोषणा आदेश तक बैंक डिविडेंड का ऐलान नहीं कर सकते। तो ये कुछ ऐसे बड़ी घोषणा हुई है जिसके जरिए लिक्विडिटी डालने की कोशिश की है बैंकों और एनबीएफसीज में, और इसके अलावा आने वाले डिफॉल्ट और स्लिपेजेस के लिए वो नियंत्रित रहें, संभले रहें। इसके चलते उन्होंने कुछ एनपीए मैनेजमेंट से जुड़ी भी घोषणा हुई है आज की आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और अब वक्त है ये बताने का कि अगले हफ्ते के लिए बाजार पर आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और ये बताने के लिए हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी बने हुए हैं। अनिल जी, वीकेंड में किन डेवलपमेंट्स पे नजर रखनी चाहिए जिसका कि आगे इंपैक्ट होगा, और अगले हफ्ते के लिए बाजार का रुख आप क्या देख रहे हैं? जब सोमवार को बाजार खुलेंगे तो एक तो एचडीएफसी बैंक के नतीजों पर बाजार का रिएक्शन होगा ही, लेकिन वही ट्रिगर्स भारतीय बाजारों के लिए भी ग्लोबल मार्केट्स के ही हैं। देखिए, कोरोना को लेकर जो भी थोड़े से पॉजिटिव डेवलपमेंट होते हुए नजर आते हैं उस पर बाजारों का रिएक्शन भरपूर आता है। तो देखते हैं अच्छी मजबूती दिखाने वाले अमेरिकी बाजार किस तरह से बंद होते हैं और अमेरिका के फ्यूचर सोमवार सुबह क्या ट्रेड करते हुए दिखते हैं, वो तो सबसे ज्यादा अहमियत वाला होगा ही। लेकिन भारतीय बाजार में मोमेंटम स्ट्रॉन्गर, अगर कहीं कोई खास खराब खबर सुनने को न मिले तो बाजार निफ्टी पर 9,500 9,600 की तरफ जाने की तैयारी में है, और बैंक निफ्टी पर ये लेवल 21,000 से लेकर 21,500 तक के निकल कर आ रहे हैं। अब जब तक 9,000 के नीचे बाजार ट्रेड करना शुरू न करें निफ्टी पर, तब तक तो कोई रिस्क नहीं है। 8,900 9,000 अब बेहद मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और बैंक निफ्टी पर 19,000 19,500 अब अच्छा बेस मजबूत सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। तो अच्छे मोमेंटम के साथ बाजार चूंकि बंद हुए हैं, तो ऐसे में अगले हफ्ते के लिए भी मोमेंटम बरकरार रहने की पूरी संभावना। बस कोई खराब खबर ना आए, अच्छी आए ना आए चलेगा, खराब खबर नहीं भी आई तब भी बाजार मजबूत हो जाएंगे। तो नो न्यूज मींस गुड न्यूज, ये बाजारों का मोमेंटम है। बाय ऑन डिप्स, खरीदते रहिए, ये पूरी तरह से बाजार आपको बता रहे हैं। तो अगले हफ्ते ग्लोबल मार्केट्स और रिजल्ट्स, ये दो बड़े ट्रिगर। बाय ऑन डिप्स, अगले हफ्ते के लिए यही रणनीति आपकी होनी चाहिए। लेकिन शर्मा जी, बिल्कुल संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा कि अगले हफ्ते के लिए, खास करके मंडे के लिए, कौन से ऐसे सेक्टर होंगे जहां पर आपको एक्शन दिख रहा है? मेरे ख्याल सबसे ज्यादा जो गेन्स मिलेंगे वो उन्हीं लोगों को मिले जो बैंकिंग के अंदर, खासकर जो आज जो सेक्टर चढ़ा था रियल एस्टेट का, बैंकिंग और ऑटोज के अंदर, उनके अंदर अगर प्रॉफिटिंग आती है या फिर और फर्दर आगे बढ़ता है, यही चीज देखने लायक होगी। तो शुरुआती दौर में काफी प्रॉफिट बुकिंग का माहौल रहेगा, और उसके बाद में अगर नए सिरे से मार्केट चलता है तो फिर 9,600 के पार जाने की बात हो सकती है। ओके, ठीक है। तो ये मुकम्मल रहा है आपके लिए अगले हफ्ते के लिए। लेकिन अब जानने का ये वक्त है कि अगले हफ्ते ऑप्शन के जरिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। और ऑप्शन की स्ट्रेटेजी बताने के लिए हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी, बहुत बहुत स्वागत है। बताइए, अगले हफ्ते के लिए ऑप्शन के जरिए कहां पर कमाई के मौके आप देख रहे हैं? जी नमस्कार। देखिए, बाजार में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था। निफ्टी पॉजिटिव ओपनिंग हुई थी आरबीआई गवर्नर के स्टेटमेंट के चलते, उसके बाद में डीप आके और वापस एक सस्टेन देखने को मिला, और जो अंतिम में क्लोजिंग हुई थी वो भी काफी शानदार रही। और कहीं ना कहीं ऐसा संकेत मिल रहा है कि बैंकिंग काउंटर, बैंक निफ्टी और निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम दिखाना चाहिए। तो दो सेटअप यहाँ पे है। पहला, आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी की सलाह है। इस काउंटर ने पिछले काफी दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है, और जिस हिसाब से मोमेंटम बन रहा है, लग रहा है 400 तक के लेवल बनने चाहिए। तो आईसीआईसीआई बैंक का जो 380 का कॉल है उसको खरीदने की सलाह रहेगी। ये लगभग 20 रुपए के आसपास बंद हुआ है, इसको खरीदें, 13 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। और हमारा मानना है कि ये आईसीआईसीआई बैंक का 380 का कॉल 34 रुपीज तक जाना चाहिए, और उसके साथ में 400 रुपए तक आईसीआईसीआई बैंक के जाने की गुंजाइश है। दूसरा जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका निफ्टी पे। निफ्टी जिस हिसाब से नीचे में 9,090 के लेवल को होल्ड करके
वापस एक अपमूव दिखाया है, लग रहा है सेटअप पॉजिटिव है और यहाँ पे 9350 9400 तक के मोमेंटम बन सकते हैं। तो जो ये वीकली 9400 का कॉल है उसको खरीदारी की सलाह रहेगी। 95 रुपीज का स्टॉप लॉस लगिए और मेरा मानना है कि ये कॉल ऊपर में 210 रुपए तक जा सकता है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया चंदन तापड़िया जी आपका, वीके शर्मा जी आपका, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास शो में बताने के लिए कि आज का मार्केट का एक्शन कैसा है और अगले हफ्ते बाजार की चाल क्या रह सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। इसी के साथ बाजार अगले हफ्ते में आज इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीकेंड पर अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।